नमस्कार। राष्ट्रीय जागरण अभियान प्रेरित ब्रह्मनाथ चैनल में आप सभी राष्ट्र प्रेमी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हमारा नारा है जागो भारत जागो और हमारा लक्ष्य है सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति। उसीलिए हम ये साप्ताहिक ब्रह्मनाथ चैनल आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चैनल उस मिशन का माध्यम बने, यही हमारी आकांक्षा है और आप सभी राष्ट्र प्रेमी इस चैनल से जुड़े, इसमें शरीक हो, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें और हमारा साथ दें, ऐसी आपसे प्रार्थना है। दोस्तों, ये हमारा कोई व्यावसायिक साहस नहीं है, ये राष्ट्र के प्रति हमारी एक समर्पण भावना है जो हम प्रकट करना चाहते हैं और अपना फर्ज अदा करना चाहते हैं राष्ट्र के प्रति। तो आइए ब्रह्मनाथ चैनल में इस अंक में आगे बढ़े हम। दोस्तों, पिछले अंक में हमने बात कही थी कि आजादी के इस अमृत काल में हमें अपने संविधान के बारे में और उसमें जो प्रावधान है उसके बारे में कुछ न कुछ पुनर्विचार करना चाहिए। ये हमने पिछले अंक में कहा था। अगर आपने न देखा हो तो जरूर देखिए, प्लीज हमारे साथ आइए। आज शुरुआत हम कर रहे हैं भारत के मूर्धन्य उर्दू शायर लुधियानवी जी की एक बहुत ही ऐसी पंक्तियों से जिन्होंने एक जमाने में सारे भारतीयों के हृदय को टटोल दिया था। ये दुनिया जहां आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, यहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इस पंक्तियों की याद हमें इसलिए आ गई कि दोस्तों, देश में जो माहौल हम देख रहे हैं उनमें आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं। ये तो हमारा भारत नहीं होना चाहिए। चलिए, चुनाव के मौसम में है तो हम चुनाव से ही शुरुआत करते हैं। चुनाव का माहौल गुजरात सहित जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां आ गया है और चुनाव के बादल बहुत गरज बरस रहे हैं। गुजरात का चुनाव दोस्तों हमेशा एक अलग ही राह दिखाता है। पता नहीं गुजरात की तासीर में कौन सी ऐसी चीज है जो राष्ट्र को आगे सोचने के लिए मजबूर करती है। जागरूक मतदारों की संवेदनशीलता है या राष्ट्रभक्ति का यहाँ जो एक प्रेरणा स्रोत है वो काम कर रहा है। गुजरात की महान प्रतिभाओं ने राष्ट्र के प्रति यही समर्पित भाव दिखाया था। ऐसे माहौल में हमें राष्ट्र की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति को विवेचना का केंद्र बनाना चाहिए। दोस्तों, 2024 भी बहुत नजदीक आ रहा है जब आम चुनाव होगा। उसके परिप्रेक्ष्य में सावधान हो जाना चाहिए हमें। हमारी प्रतिबद्धता कहाँ है और वो कितनी सक्रिय है, यह आत्मखोज भी हमें करनी चाहिए।
पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि वो वोट चाहती हैं या सचमुच का बदलाव चाहती है। अगर बदलाव की तरफ उसकी ईमानदारी होगी तो हमारा जनतंत्र दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। दोस्तों, तुष्टीकरण की राजनीति इसमें एक फांस लगा रही है। दूसरी चीज है, आजकल जो हर एक पार्टी जिसका उपयोग कर रही है वो है सोशल इंजीनियरिंग। शब्द तो बहुत बौद्धिक लगता है, लेकिन उसके बैनर के नीचे समाज को बांटने की कार्यवाही हो रही है और यही भारत को तोड़ने की प्रक्रिया है। सरकारी पैसों के आधार पर चुनाव घोषणा पत्र के नारे लगाए जाते हैं, जिसको हम रेवड़ी कल्चर कहते हैं। हमारे पास शायद बौद्धिक दिवालियापन आ गया है कि हम ऐसी कोई मौलिक योजनाएं भी पब्लिक के सामने पेश नहीं कर सकते हैं जो भारत को एक नई दिशा दे। चुनाव गणतंत्र का अभिन्न अंग है। सरकार भी लोकमत से चुनी जाती है और अगर प्रामाणिकता हो तो चुनाव को हम लोक शिक्षा का भी माध्यम बना सकते हैं। वहीं से लोकशाही को हम पुख्त बना सकते हैं और जन जन तक एक स्वावलंबन का मैसेज दे सकते हैं। स्वातंत्र्य के प्रारंभिक दिनों में एक किस्सा बहुत मशहूर था। पंडित नेहरू जी ने मौलाना आजाद को यूपी के एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव लड़ने का न्योता दिया। मौलाना ने इसको नकारते हुए तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया व्यक्त की। मौलाना ने कहा, पंडित जी, फिर मैं अपने आप को बिन सांप्रदायिक कैसे कह सकूंगा। दोस्तों, आज का दूसरा दृश्य ये है कि वही पंडित नेहरू के वंशज राहुल जी यूपी में से अगर चुनाव हार जाते हैं तो केरला चले जाते हैं और जहां क्रिश्चियन और मुस्लिम मतदाता का बाहुल्य है वहीं से चुनाव लड़कर जीतकर लोकसभा में आते हैं और वही लोग कहते हैं कि हम बिन सांप्रदायिकता का बचाव करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पीएफआई जैसे अलगाववादी संगठनों से हाथ मिलाते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। देश की बड़ी पार्टी जिन्होंने स्वातंत्र्य संग्राम में हिस्सा लिया और बड़े बड़े नेता दिए, उस कांग्रेस पक्ष अपना चरित्र और व्यवहार बदलती नजर नहीं आ रही है। हमारे लोकतंत्र की दोस्तों यही ट्रेजेडी है कि हमारे पास ऐसे जिम्मेदार विपक्ष भी नहीं है जो राष्ट्र भावना से सोचे और खेल दिली से चुनाव लड़े और भारत को हमेशा सामने रखे, न कि अपने स्वार्थ और सत्ता को। एक किस्सा दूसरा भी हम आज आपके सामने रखना चाहते हैं। 1966 में 1966 जब महान संत करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गौ बचाओ आंदोलन हुआ था और भारत भर के हिंदू संतों ने दिल्ली में संसद को घेरा था, प्रदर्शन किया था, अहिंसक प्रदर्शन था। फिर भी उस संतों पर और गौ भक्तों पर गोलियां चली और अनेक हताहत हुए और कई गौ भक्त घायल भी हुए। 1988 में इसी दिल्ली में सिख भाइयों के साथ ऐसा ही हुआ। व्यापक जनसंहार ने भारत की आत्मा पर बहुत गहरी चोट की। कहा गया, बड़ा पेड़ गिरता है तो यही होता है।
दोस्तों, क्या यही हमारी नियति है? सोचिए जरा। आज आफताब ने श्रद्धा के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। बिन सांप्रदायिक राजनीति वालों ने इस पर मौन कर लिया। लखनऊ के बदमाश सुफियान ने एक और गंदा व्यवहार किया। बिन सांप्रदायिकता गूंगी रही। इसलिए तो हमने कहा, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं, यहाँ प्यार की कदर ही कुछ नहीं है। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान महाराष्ट्र में पधारे तो महाराष्ट्र के सपूत और भारत के वीर सावरकर को उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान अंग्रेजों का साथी बताया और देशद्रोही बताया। दोस्तों, जिन्होंने अंडमान में इतनी कड़ी सजा पाई, जिन्होंने इतनी वीरता से अंडमान की जेल को तोड़कर सागर में तैरकर एक बहुत बड़ा जोखिम उठाया था उस वक्त, क्या उसकी राष्ट्र भावना को हम ऐसे ही सहज नकार सकते हैं? सोचिए, वीर सावरकर को नकारना, इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, अपने जन्मदिन पर मंदिर और भगवान की आकृति वाला केक काटकर जैसे हमारे हृदय को काट रहे हैं, ऐसा दिखा। दोस्तों, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी बात सर्वोच्च अदालत ने कही कि देश में चलती धर्मांतरण की प्रवृत्ति बहुत चिंता प्रेरक है। इससे देश की आंतरिक और बाह्य परिस्थिति चिंताजनक हो जाएगी और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा आगे चलकर आएगा। इस पर सभी मौन है। ये सारी घटनाएं ऐसी है जिस पर बहस होनी चाहिए, जिस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। हम किस तरफ है ये हम बता नहीं पाते। हम बात क्या करते हैं, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के लंबे शासन दरमियान हजारों प्रजा के आंदोलन हुए। दोस्तों, हर जगह हुए, कौमी तनाव भी रहे, मजदूर किसानों पर भी गोली चली गई। सबसे बड़ा कौमी 1969 गुजरात में अहमदाबाद में हुआ। बहुत बड़ा तनाव भरा कौमी दंगल था वो, जिसमें बहुत कुछ बर्बाद किया गया। लेकिन हमें एक याद रह गई, महान गजल गायिका रसूलन बाई के घर को भी बर्बाद कर दिया गया। दोस्तों, हजारों की जान गई। तब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और भारत की मुलाकात पर आए हुए सरहद के गांधी बादशाह गफार खान ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में से आंसू निकल गए और उन्होंने कहा, गांधी के गुजरात में कोई अच्छी सरकार चलाने वाले नहीं है जो ऐसे दंगों को और ऐसी समाज व्यवस्था को बदले। आगे चलकर उसी गुजरात में भारत को तोड़ने के सबसे पहले प्रयोग हुए। खाम थियरी को लाया गया। क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, इन लोगों को इकट्ठा करके जैसे तैसे सत्ता हासिल करने की कांग्रेस ने कोशिश की। आज वही कांग्रेस बादाम थियरी लाई है। बैकवर्ड, दलित, आदिवासी और मुस्लिम, ये नई थियरी है। लेकिन ये थियरी क्या देश को जोड़ने वाली है या देश को जातियों में बांटकर
देश की जनता को जनता न समझकर उसकी जाति और ज्ञाति के नाम से उसको पुकारा जाए, उतनी सुविधा दी जाए। किस जाति का है तो इतनी सुविधा, किस जाति का नहीं है तो इसको सुविधा नहीं। इसका सर्वोच्च उदाहरण अभी मिला। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए मोदी जी की सरकार ने आरक्षण के 10% को तय किया था। उसके सामने सर्वोच्च अदालत में अपील की गई कि ये फैसला गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। सवर्ण वर्ग के हक में अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो सामाजिक न्याय के पाखंडियों ने और बुद्धिजीवियों ने और तथाकथित प्रगतिशीलों ने, कांग्रेस ने भी, लालू प्रसाद यादव के राजद पक्ष ने भी और दक्षिण में डीएमके ने भी इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का विरोध किया और इस आरक्षण का भी विरोध किया। दोस्तों, हम समझते हैं, आप सब समझते हैं, बेरोजगारी, महंगाई ये एक आर्थिक प्रश्न है। उसके समाधान के लिए सबको सकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए और विपक्ष की जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है कि इस समस्या के हल के लिए अपने सकारात्मक सुझाव सरकार के सामने रखने चाहिए, प्रजा के सामने रखने चाहिए और इस पर बौद्धिक बहस करनी चाहिए। पिछड़े वर्ग को, दलित भाइयों को, अल्पसंख्यकों या आदिवासी भाई बहनों को उत्तेजित किए बिना आर्थिक सामाजिक समस्याओं का हल नहीं हो सकता। जनजातियों को धर्मों में बांटना ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा भयजनक और बर्बादी लाने वाला कदम है। ऐसा करके राजनीतिक दल एक भारत में और कितने पाकिस्तान बनाएंगे। दोस्तों, आज भारत को ही नहीं, दुनिया को भी तोड़ने की नहीं, जोड़ने की जरूरत है। वही काम G20 में हमारे प्रधानमंत्री श्री ने किया और यही भारत की सनातन नीति रही है, प्रेम, भाईचारा और आपसी सद्भाव। लेकिन हमारे देश के तथाकथित लोग जो सत्ता के पीछे अंधे होकर दौड़ रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि हम प्रेम का संदेश दे रहे हैं। हमने जो अभी बातें की, क्या उसमें वो प्रेम का संदेश दे रहे हैं या नफरत का? आप खुद ही सोचिएगा और अपना पक्ष तय कर लीजिएगा कि हमें किसके साथ रहना चाहिए और किसकी बात को सुनना चाहिए और कैसे भारत को बचाना चाहिए। कांग्रेस के मित्र सोचें केवल सत्ता की राजनीति हमें भ्रष्ट कर रही है और आगे भी भ्रष्ट करती रहेगी, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन जनता को हमारा मैसेज है कि जागो इंडिया, जागो। G20 में इंडोनेशिया के बाली में हाल ही में G20 देशों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। दुनिया के अग्रणी देशों के लिए बड़े नेताओं ने हाजिरी दी और दुनिया की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। भारत ने शांति और सद्भाव, ये जो सद्भाव और शांति का संदेश जो है वो मैसेज दिया और दुनिया की वर्तमान उलझनों को सुलझाने का यही एकमात्र सटीक उपचार है, ऐसा प्रस्ताव रखा। दोस्तों, एक तरफ कई लोग ऐसे हैं जो एक नई दुनिया की प्रतीक्षा में खड़े हैं और एक तरफ हम है जो इतना बड़ा जनतंत्र है, उसमें तरह तरह के जातियों, अलगतावादियों, तुष्टीकरण
भ्रष्टाचारियों, इनको साथ लेकर हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कैसे बढ़ेगा? ये तो नहीं हो सकता। ब्रह्मनाथ इसके लिए चिंताशील है और आपको भी निमंत्रित करते हैं कि हम सब साथ मिलकर ये सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति के आंदोलन का हिस्सा बने। G20 देशों ने अगले वर्ष के लिए भारत को ये हाथ में नेतागिरी दी है। यह सम्मान दुनिया के भारत को समझ कर दिया है। भारत के जो विचार और संस्कृति है, उसकी बुनियाद में दुनिया के सब प्रश्नों का हल है। और अगर इसी सद्भावना से हम काम करेंगे तो सारी दुनिया को हम एकजुट भी रख सकेंगे और सारी मानवता एक साथ मिलकर प्रगति भी कर सकेगी। दुनिया में से युद्ध के बादल छंट जाए, शांति स्थापित हो, समझ बढ़े, विकास हो, यही तो हमारी मानवता की आज की मांग है और यही नौजवानों का भविष्य है और यही हमारे सुख का रास्ता है। दोस्तों, आज तो इतना ही। अगले अंत में हम फिर मिलेंगे, कोई नई सोच, कोई नए विचारों के साथ आपसे बातें करेंगे। लेकिन जाने से पहले चुनाव के रंग में डूबी हुई गुजरात की भूमि के कुछ दृश्य हम आपको वंदे मातरम में दिखाएंगे। उत्साह और खेलदिली की भावना से ये चुनाव पूर्ण हो। जनता सर्वोपरि है, ये बात हरेक राजनीतिक पार्टियां समझे, ध्यान रखें, झूठे वायदों से बचें और भारत और देश के हित में जो मतदाता है वो निष्पक्ष अपने भाव को वोट के द्वारा प्रदर्शित करे, बड़ी संख्या में प्रदर्शित करे। यही हमारी प्रार्थना होगी। चलिए वंदे मातरम में गुजरात के चुनाव के कुछ दृश्य देखें। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।